Greetings from the Gurukul Global Academy. A very warm welcome to all for joining us today for this enriching online session. On behalf of the Gurukul Global Academy, it is my great pleasure to welcome you all in today's online clinical meeting. Before starting our clinical meeting, just to brief about the Gurukul Global Academy, we have the mission Building the Future of Healthcare. We offer you 25 plus super specialty courses in Ayurveda with the integration of Ayurveda and modern science. We conduct clinical meetings, CMEs, workshops, and hands-on training. Before starting our today's session, we will take blessings from Lord Dhanvantari. नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुर वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्. If you have any queries, you can email us at thegurukul@parasnathclinics.com. You can also visit our website, thegurukulglobalacademy.co.in. If you have any queries, you can WhatsApp us on 9969119134. Next. We had organized CME on 7th Feb 2026 on Ayurveda management of skin diseases. We will just take a glance. As you all know, today is the 21st March and today we are on 6th webinar lecture. Next, please. Today's topic is Nasya Karma, a practical approach to health maintenance and disease management. And our today's guest speaker is Dr. Prasad Kulkarni, sir. Next. It is my honor to introduce our today's guest speaker, Dr. Prasad Narhar Kulkarni, sir. Currently, sir is HOD and Professor of Panchakarma Department at Siddhakala Ayurveda Mahavidyalaya Sangamner. Sir has done MD in Panchakarma and BMS from Tilak Ayurveda Mahavidyalaya Pune. Sir has over 15 years of academic experience and served in multiple institutions across Maharashtra and Gujarat. Sir has authored one book, 17 research articles published, and presented multiple papers and posters in national and international seminars. Sir has a huge academic contribution. I request Dr. Prasad Kulkarni, sir, to begin today's enlightening session. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Datta. Today's topic is नस्य कर्म. आज का जो टॉपिक है नस्य कर्म. दत्ता, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, sir. You are audible and visible. यस यस. आज का जो टॉपिक है नस्य कर्म, प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ मेंटेनेंस, दैट इज स्वास्थ्य रक्षण और डिसीज मैनेजमेंट, विकार प्रशमन के हिसाब से है. नेक्स्ट, बेसिकली क्या है कि नस्य के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो नस्य दो बिंदु नाक में डालना, या दो बिंदु कौन सा भी ऑयल या कौन सा भी घी नाक में डालना, इसके हिसाब से सोचते हैं. कोरोना पैंडेमिक के बाद नस्य ज्यादा से ज्यादा चर्चा में आया है. नस्य के हिसाब से अगर सोचना पड़े तो नस्य की व्याप्ति सिर्फ ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में है, ऐसा नहीं है. नस्य की जो व्याप्ति है वो पूरे शरीर पे है. जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुसवन के बारे में, जो अभी प्रचलित नहीं है, कुसवन के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उसमें अवपीड़क नस्य का उपयोग किया गया है. तो वहां पे जो अवपीड़क नस्य है वो शरीर की किस अवयव पे काम करता है या किस प्रकार से काम करता है, या आपके अगर दिमाग में बैठ गया तो नस्य की व्याप्ति या नस्य का कार्यक्षेत्र है जो सिर्फ ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में पाया जाता है या उसके हिसाब से पाया जाता है या उसके हिसाब से ही वो काम करता है, ऐसे हमारे दिमाग में रखना ये थोड़ा सा गलत या फिर साहसपूर्ण होगा. इसके लिए नस्य की जो व्याप्ति है वो पूरे शरीर पे होगी. नस्य ये पूरे शरीर पे काम करेगा. ये दिमाग में रख के अगला पूरा लेक्चर या अगली बार से इस टाइम से हमें सोचना पड़ेगा. नस्य के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उसमें नस्य एक बहुत, वैसे माना जाए तो इजी प्रोसीजर है. एंट्री टू ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया है, क्रैनियल एरिया के लिए उसका एंट्री पॉइंट नस्य हो सकता है. अनकॉन्शियस पर्सन्स में उसका यूजफुलनेस यानी उसकी व्याप्ति हो सकती है, जैसे कि अवपीड़क नस्य है या धूम नस्य है या चूर्ण नस्य के हिसाब से. मोस्ट यूजफुल ओपीडी प्रोसीजर है ओपीडी आईपीडी, या घर में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं अगर पेशेंट को सिखाया गया तो. पावर पॉपुलर है, पावरफुल है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट को बताना भी पड़ेगा, और पेशेंट भी अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट या उसके हिसाब से हम चिकित्सा के स्वरूप, संपूर्ण चिकित्सा या एडजुवेंट चिकित्सा के स्वरूप में नस्य को हम देख सकते हैं. मोस्टली लेस कॉम्प्लिकेशंस, वमन विरेचन बस्ती के हिसाब से थोड़े कम कॉम्प्लिकेशंस है. कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन अगर हम ठीक तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस कम है उसके. नेक्स्ट, ये नस्य की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी ग्रंथ में लिखी गई है, जो ऑलरेडी सबको मालूम है. जो ऊर्ध्व चतुर्गत विकार में विशेषः नस्य इष्यते नासा ही शीर्षोद्वारम, ये सब सबको पता है. नेक्स्ट, बेसिकली पार्ट जो है कि नस्य कर्म जो है वो शरीर के या फिर किनके रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा आता है. तो उसमें एंट्री टू शिरोद्वार, शिरोद्वार है, शिरो प्रदेश में उसकी एंट्री है. पैरानेजल साइनसेस, नेजल टर्बिनेट्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑल फैक्ट्री पाथवे और एक्सेस टू मस्तुलुंग यानी ब्रेन. तो ये पूरे एरिया पे या पूरे ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया में नस्य काम करेगा. नेक्स्ट, ये नस्य के टाइप्स है जो ऑलरेडी सबको पता है. नावन, अवपीड़न, मापन नस्य, धूम नस्य और प्रतिमर्श नस्य. फिर उसमें सब टाइप्स है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा टाइम के हिसाब से. नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता में भी वैसे नस्य के टाइप्स दिए हैं. नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़ और प्रधमन नस्य, सभी चरक, सुश्रुत और नेक्स्ट वाग्भट में भी जो टाइप्स दिए हैं उसमें विरेचन, शमन और ब्रूहण, ऐसे तीन प्रकार दिए हैं. नेक्स्ट साइड. तो ये तीनों का जो काम है, ये तीनों का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि दोषों का शोधन करना, शमन करना और मस्तुलुंग या फिर शिरो प्रदेश का ब्रूहण करना. ये तीनों काम ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, विरेचनम, ब्रूहणम च शमनम, ये तीनों काम जो अष्टांग हृदय ने कार्मुकत्व के हिसाब से, हाउ नस्य एक्ट्स, इसके हिसाब से बनाए हैं. तो से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दोषों का शोधन करेगा, ब्रूहण करेगा या शमन करेगा. नेक्स्ट, ये उसी के सब टाइप्स है. जैसे नावन नस्य में दो प्रकार होते हैं, स्नेहन और शोधन नस्य होते हैं. उसमें ऑयल और स्नेह का उपयोग किया जाता है.
मापन नस्य में ये शोधन स्वरूप नस्य है जिसमें चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवपीड़क नस्य है जिसमें वो दो प्रकार का रहता है, शोधन और स्तंभन का, जिसमें कल का और उसके उससे निर्मित स्वरस का उपयोग किया जाता है। धूम नस्य या चौथा प्रकार, उसमें प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक नस्य का उपयोग उसके प्रकार है, उसमें धूम नस्य औषधि युक्त धूम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट में प्रतिमर्श नस्य है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रतिमर्श नस्य ये उभयार्थकारी है, उभयार्थकृत है, उसमें स्नेहन और विरेचन दोनों का दोनों टाइप्स है, उसमें ऑयल या स्नेह ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये विरेचन, ब्रूहण और शमन नस्य, विरेचन कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्रूहण नस्य कहाँ पे और शमन नस्य कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका उल्लेख ग्रंथोक्त जो रेफरेंस है वो बताया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, शिरोविरेचन गण जो बताया है उसमें से विडंग, अपामार्ग, त्रिकटु, शिग्रुबीज और सैंदव और मधुरस्कंद, इनके जो द्रव्य है वो शिरोविरेचन गण में यूज होते हैं, यानी वो चूर्ण नस्य, मापन नस्य या धूमपान नस्य में ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होते हैं। पोस्ट वमन, वमन के बाद भी और धूमपान के लिए भी इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, मापन नस्य या धूम नस्य के हिसाब से। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल इंडिकेशंस क्या होंगे नस्य के। तो ऊर्ध्व जत्रुगत दोषावस्था, जिसमें बहुदोषावस्था हो, जिसमें दोषों के शोधन की जरूरी है, दोषों के शोधन होना चाहिए या फिर शमन भी होना चाहिए इसमें, लेकिन बहुदोषावस्था या मध्यम बल दोषावस्था जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में पाई जाती है उसमें मानस विकारों में या मानस दोषों की चिकित्सा में, और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षण के लिए। नस्य जो है वो तीनों दोषों पे काम करता है, वात पित्त कफ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो कफ पे काम करेगा, शिर प्रदेश में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, ऐसे नहीं है, उसमें प्राणवायु भी है, वायु की प्रवृत्ति भी ज्यादा रहती है, यानी तीनों दोषों पे काम करेगा। और अवपीड़क नस्य जो है वो वर्क्स ऑन रक्त, यानी रक्त दो धातु के ऊपर भी काम करेगा, त्रिदोष के ऊपर भी काम करेगा। तो प्रैक्टिकल इंडिकेशन में ये बात समझनी चाहिए कि ऊर्ध्वजत्रगत दोषावस्था, संपूर्ण शरीरगत मानस दोषावस्था, स्वास्थ्य रक्षण हेतु हमें नस्य करना चाहिए, और ये तीनों दोषों पे और रक्त पे काम करता है। नेक्स्ट, व्हीकल्स, नस्य के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, इन टर्म्स ऑफ एडजुवेंट व्हीकल माध्यम के हिसाब से। तो उसमें सबसे प्रधान तो घी और तेल आता है, फिर उसके बाद हनी, मिल्क, ब्लड जो कृमिगत शिरोविकार में बताया गया है, मज्जा, सिद्ध मज्जा या सिद्ध वसा, वाटर पानी, और स्वरस, इसके हिसाब से ये व्हीकल्स प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये प्रतिमर्शी के हिसाब से है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोज फिक्सेशन। डोज फिक्सेशन ये जो चीज है ये प्रैक्टिकल अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि हम कितना डोज नस्य के लिए यूज करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसे हो जाता है कि नस्य के लिए जो डोज होता है वो 2 ड्रॉप्स यानी 1 और 2 ड्रॉप्स नाक में डाल दीजिए, पेशेंट को भी वैसे बोला जाता है, पेशेंट भी वैसे ही करता है। हम भी सोचते नहीं है कि भाई आप कौन सा भी ऑयल ले लीजिए, अणु तेल ले लीजिए, पंचेंद्रिय वर्धन ले लीजिए या गोघृत ले लीजिए, आप नाक में रात को सोते समय या सुबह उसमें नाक में डाल दीजिए, 1 या 2 ड्रॉप्स डाल दीजिए, जितना जाएगा उतना जाएगा। पेशेंट भी बोलता है कि भाई नाक में अगर दवाई डाल रहे हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या, इसलिए हम भी सोचते हैं कि भाई उसका डोज कम होना चाहिए क्या, 1 या 2 ड्रॉप्स, या फिर प्रतिमर्शन से जैसे 2 बिंदु बताए गए तो बिंदु का जो परिमाण है उसके हिसाब से हम 2 ड्रॉप्स ऐसे ही डालते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है, उसके ऊपर पेपर भी पब्लिश हो गए हैं, और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि जो बिंदु है वो ग्रंथ में जो बिंदु लिखा गया है वो बिंदु यानी तर्जनी जब हम डिप करते हैं तो उसके बाद जो पूरा कलेक्शन होता है ऑयल, घी या बाकी के द्रव्यों का, तो वो पूरा का पूरा एक बिंदु के हिसाब से हम सोचना चाहिए हमें।
जैसे कि प्रतिमर्श में यहाँ पे लिखा है कि द्विबिंदु यानी दो बिंदु अगर हमें डालना है तो वो तर्जनी अगर हम डिप करते हैं दो पैर तक तो उसके बाद में जो कलेक्शन होता है वो पूरा का पूरा एक बिंदु होता है, और ऐसे दो बिंदु बोला है। तो ऐसे दो बिंदु यानी हमारे दो ड्रॉप्स होते हैं क्या? ये सबसे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी वह हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर प्रैक्टिस के बारे में सोचते हैं, पहले मैं भी वैसा ही करता था कि भाई दो बिंदु या दो ड्रॉप्स या तीन ड्रॉप्स चार ड्रॉप्स हम डालते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि ये नस्य के अतियोग में चला जा रहा है, कि ये नस्य का उपयोग नहीं हो रहा है या अतियोग हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर फिर से हम रिविजिटिंग द प्रिंसिपल्स हमने फिर से देखे या ऐसे प्रैक्टिकली करके देखा, तो उसके बाद ऐसे पता चला है कि बिंदु या डोज फिक्सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। नीचे जो लिखा है कि एक शान हमें डालना है तो उसका चार मात्रा 4 ग्राम यानी 4 ml होता है। 8 बिंदु यानी एक शान यानी 4 ml। तो एक बिंदु की जो वैल्यू होती है वो 0.5 ml होती है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिकली हम जब डालते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डोज है मर्श नस्य में प्रैक्टिकली बोला है कि एक बिंदु यानी 0.5 ml। रूटीन में हम डालते हैं 0.05 ml, यानी 10x डोज इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। 10x डोज जो रहता है ना, वो उसी के हिसाब से, यानी हम 1/10 डोज अभी यूज कर रहे हैं। तो जो डोज है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा काल के हिसाब से और औषधि के हिसाब से। यानी हाइयर या ऑप्टिमल डोसेज जो ऑलरेडी हम यूज नहीं कर रहे, यानी हम रिसोर्स भी खत्म कर रहे हैं, पेशेंट को रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, अयोग भी हो रहा है, और नस्य के ऊपर हमारा विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो हमें क्या चीज सोचनी चाहिए कि हाइयर या फिर ऑप्टिमल डोसेस जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और वो बेटर आउटकम के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम लोग कम डोज डाल रहे हैं तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि नस्य के अयोग जो होते हैं उसके हिसाब से व्याधि उपशम नहीं हो रहा है। और नस्य के ऊपर जो हम नस्य का जितना प्रभाव होना चाहिए या नस्य की जितनी उपयुक्तता होनी चाहिए, विरेचन शमन और ब्रूहण, इसके हिसाब से मोस्टली हम सोचेंगे कि शमन या ब्रूहण के हिसाब से, तो उसकी उपयुक्तता उतनी नहीं दिखाई दे रही है कि जितनी हमें अपेक्षित है। तो हमें एक बात डोज फिक्सेशन करके, अभी हम प्रैक्टिस में जब यूज करते हैं तो 16-16 ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं। मैं खुद 16-16 ड्रॉप्स यूज करता हूँ। पहले मैं भी 2 बिंदु 4 बिंदु 6 बिंदु इसके हिसाब से चलता था, लेकिन अभी जब 16-16 ड्रॉप्स हम यूज करते हैं तो उसमें आप पेशेंट को जब भी यूज करते हैं तो इसके हिसाब से सोच के देखिए। 16 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल, 32 ड्रॉप्स इन ईच नोस्ट्रिल। पेशेंट को 1 2 3 4 दिन थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब बाद में आपको 8 दिन 15 दिन 21 दिन के बाद जो रिजल्ट दिखाई देते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये डोज या डोज फिक्सेशन, ऑप्टिमल डोज या प्रॉपर डोज जाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बिंदु के हिसाब से, नस्य के हिसाब से और डोज के हिसाब से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट। ये तो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि स्नेहन नस्य, रेचन नस्य, अवपीड़क नस्य, प्रतिमर्श मर्श और धूमापन नस्य की डोसेज क्या है एक बिंदु के हिसाब से, इंटू 10, यानी उसके हिसाब से अगर इंटू 0.5 ml कर दिया आपने तो कितना ज्यादा डोज होगा ये समझ लीजिए। केरल या बहुत जगह ऐसे है कि वो नस्य दान पात्र जो रहता है उसमें 5 ml ईच नोस्ट्रिल, 3 ml ईच नोस्ट्रिल, ऐसे हिसाब से बहुत जगह करते हैं। तो अगर आप उनसे भी बात कर लीजिए या प्रैक्टिकल मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी देख लीजिए, तो उसमें डेफिनेटली ये जो चल रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, इंटू 0.5 ml करके आप डोज एडजस्ट कीजिए और पेशेंट को देना शुरू कर दीजिए। आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट। ये तो नस्य प्रोसीजर सबको पता है। नेक्स्ट। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल और अप्रोच की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्व कर्म, यानी नस्य कर्म के पहले जो कर्म करना है उसमें पेशेंट को मलमूत्र विसर्जन जो है वो बहुत बार किया नहीं जाता, और पेशेंट को डायरेक्टली नस्य के लिए हम लोग ओपीडी में या आईपीडी में करते हैं, या फिर घर में ही भी बताते नहीं है कि पेशेंट सुबह उठता है और डायरेक्टली नस्य करता है। तो पहले पेशेंट को हर बार बताना चाहिए कि आप ब्रश कीजिए, मलमूत्र विसर्जन कीजिए, डिफिकेशन कीजिए,
प्रातः विधि करने के बाद ही नस्य कीजिए। ये बहुत बार नहीं होता है, तो प्रैक्टिकली हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई नस्य कब करना है। जनरली ये सब होने के बाद स्नान से पहले अगर हमने नस्य किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब हम लोग पेशेंट को बता दें कि आप घर पे नस्य कीजिए, तो पेशेंट को स्नान से पहले अगर उसने नस्य किया तो उसका रिजल्ट आता है और पेशेंट ज़्यादा इरिटेट भी नहीं होता। दूसरी पार्ट है कि उसको स्वेदन देना पड़ेगा, स्थानिक अभ्यंग और स्वेदन देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पेशेंट ओपीडी या आईपीडी में आता है तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, स्नेहन और स्वेदन, या फिर उसको नाड़ी स्वेद दे सकते हैं आंखों पे पट्टी बांध के, या फिर करपास लगा के। दूसरी बात ऐसी है कि या फिर हॉट वाटर फोमेंटेशन भी दे सकते हैं, या फिर हस्त स्वेद भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को घर पे करना है तो पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि भाई तुम हस्त स्वेद कर सकते हो, या फिर तापस स्वेद भी आप यूज कर सकते हो। पेशेंट करता है, पेशेंट को हमने अगर प्रोसीजर अच्छी तरीके से बताई तो पेशेंट डेफिनेटली करता है। स्नेहन और स्वेदन का जो पर्पज है, टू लिक्विफाई द स्टैग्नेंट दोषा। अगर शोधन या शमन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो दोष शोधन के लिए, जो स्टैग्नेंट दोष रहते हैं, जो लीन दोष रहते हैं, उसमें लिक्विफाई करने के लिए इसका अच्छी तरीके से उपयोग होता है। जो पहले हमने देखा कि मात्रा ऑप्टिमल है, फिर हम स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं, पेशेंट को मलमूत्र विसर्जन किया है, फिर नस्य करना है हमें। नेक्स्ट, प्रधान कर्म में करेक्ट पोजिशनिंग, उत्तान से शयान से विलंबित शिरहा। तो उसमें जो प्रविलंबित है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रविलंबित शीर नहीं होता, तो पेशेंट को पिलो देके या पेशेंट का सर झुका के अगर हम नस्य करते हैं तो ज्यादा यूजफुल होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि घर पे भी जब नस्य किया जाता है तो पेशेंट को हम बताते ही नहीं है कि भाई डायरेक्टली आप नाक में दवाई डाल दीजिए। तो पेशेंट को डेफिनेटली बोलना चाहिए कि 1 या 2 इंच की आपको पिलो लेनी है, वो आपको कंधे के नीचे रखनी है, और उसके बाद ही आपको नस्य करना है। ओपीडी और आईपीडी में भी हमें वैसी ही चीज करनी है, और बाद में उसके बाद आपको मेडिसिन डालनी है। मेडिसिन जो डालनी है वो मैंने वैसे पहले बोला वैसे ऑप्टिमल डोज में डालनी है, जो कुछ मात्रा होगी उसके हिसाब से। नेक्स्ट, पश्चात कर्म में जो में गले में आएगा उसको आपको थ्रो आउट करना है। मैंने जैसे बोला है कि स्नान के पहले अगर हम लोग नस्य करते हैं, पेशेंट को घर पे बताते हैं या फिर ओपीडी आईपीडी में भी बोलते हैं, तब जो गले में आता है वो पेशेंट स्नान के टाइम जब गर्म पानी के साथ वो कवल और गंडूज भी कर सकता है, और वो थ्रो आउट भी कर सकता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में ऐसे है कि स्नान के पहले नस्य कीजिए, नस्य के बाद आप स्नान कीजिए, और उसके बाद आप कवल और गंडूश करके आप जो गले में आए हुए दोष है उसको थ्रो आउट कीजिए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली अच्छा रहता है, पेशेंट भी इजीली हमें कोऑपरेट करता है। ओपीडी आईपीडी या हॉस्पिटल एरिया में होगा तो आपको धूम्रपान या कवल गंडूश आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसका फायदा इतना ही है कवल और गंडूश का, कि जो दोष रहते हैं मुख में या फिर उसका जो गंध रहता है औषधि का, वो कम होने में मदद होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सम्यक योग और अयोग और अतियोग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार देखा गया है, या फिर प्रैक्टिकली भी देखा गया है, पेशेंट में भी देखा गया है, स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी जब भी हम नस्य देते हैं तब भी सबसे पहले लक्षण जो आता है वो सुख स्वप्न प्रबोधनम आता है। बाकी के जो सम्यक योग के लक्षण है उसमें भी सबसे पहले आता है कि सुख स्वप्न प्रबोधनम, यानी नींद अच्छी लगना, ड्रीम्स कम होना, और सुबह जल्दी आपको स्वप्न प्रबोधन होता है। तो उसमें भी सुबह जब आप उठते हैं तब आपको नींद पूरे होने का एहसास रहता है। हर बार ऐसे देखा जाता है कि नस्य के 3 हफ्ते के बाद पेशेंट खुद बोलता है कि सर नींद अच्छी से लग रही है, नींद में ड्रीम्स कम हो गए, या फिर सब जब भी सुबह नींद खुलती है तब ऐसे नहीं लगता है कि भाई नींद अभी पूरी नहीं हुई है, और सिर का जो हल्कापन है वो भी उसे महसूस होता है। ये तो कॉमनली जब हम दिनचर्या में यूज करते हैं कौन सा भी तेल या घी तब भी दिखाई देती है।
तब हमें पेशेंट को जब नस्य देते हैं या ओपीडी आईपीडी में भी करते हैं या घर पे भी देते हैं, तब हमें ये चीज डेफिनेटली पूछनी चाहिए। ऑलमोस्ट 80% पेशेंट में ये लक्षण डेफिनेटली दिखाई देता है। बाकी विकारोपशम, शुद्धि इंद्रियाणाम, मनसुखम, ये तो सब होता रहता है। उसमें लास्ट में जो है अयोग, वात वैगुण्यम, इंद्रियाणाम च रुक्षता, रोग, अशांति, ये जो 3 लक्षण है, ये अयोग यानी डोज हमारा जब ठीक से नहीं जाता तब ये लक्षण दिखाई देते। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोग अशांति, जिस रोगों के लिए हमने नस्य दिया है उसका कोई फायदा नहीं होता। तो रुक्षता तो आती है, इंद्रियों की रुक्षता भी आती है, या फिर सिर दुखता है, सिर में भारीपन लगता है, या फिर रोगों की शांति नहीं होती, ये सब होता है। उसमें प्रॉपर तरीके से फिर से नस्य करना, ऑप्टिमल डोज में नस्य करना, और पेशेंट को 1 2 3 बार ओपीडी में आईपीडी में सिखा के उसको घर पे करने के लिए बोलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये तो उसी का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, 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 प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, थोड़ा टाइम के हिसाब से आयुर्वेद मोड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, 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 जो प्रैक्टिकली किया है उसके बारे में बताए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नस्य फॉर स्वास्थ्य रक्षण। स्वास्थ्य रक्षण में आप अगर सोचेंगे, पेशेंट कौन से भी डिसीज का हो, कौन से भी व्याधि का हो, किसके लिए भी आपके पास आया हो, भले तो वो सीए का हो या प्रतिशय का हो या फिर संदिग्ध वात का हो, किसी का भी हो, आपको दिनचर्या के हिसाब से, स्वास्थ्य रक्षण के हिसाब से और पुनर्भव चिकित्सा के हिसाब से, रसायन के हिसाब से आपको नस्य के बारे में सोचना पड़ेगा। नस्य के बारे में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई इसको भी नस्य देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला, नस्य का संपूर्ण शरीर के ऊपर, मस्तुलुंग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर अगर इम्पैक्ट होता है तो विषादो रोगवर्धनानाम श्रेष्ठ, यानी उस पेशेंट में उस व्याधि के हिसाब से अगर विषाद निर्माण हो रहा है, उसके हिसाब से अगर हम लोग विषाद कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें विषाद कम करने के लिए नस्य जरूर सोचना पड़ेगा। और नस्य सोचना है तो वो पहले दिन से देना पड़ेगा। जैसे रसायन हम पहले दिन से दे सकते हैं, व्याधि रसायन जो रहता है वो पहले दिन से दे सकते हैं चिकित्सा के साथ। वैसे भी स्वास्थ्य रक्षण के लिए या फिर व्याधि के हिसाब से हम नस्य दे सकते हैं कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कैंसर के पेशेंट में अक्सर ये विषाद ज्यादा पाया जाता है, तो कैंसर के पेशेंट में डे 1 से अगर हम नस्य दे सकते हैं तो ये भी सोचना पड़ेगा। दिस इज फॉर पुनर्भव चिकित्सा के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट, एक सेकंड, दिनचर्या, नहीं पहले लीजिए थोड़ा। दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रतिमर्श नस्य के जो 14 काल बताए हैं उसके हिसाब से, ब्रूहण स्नेह और नस्य के लिए, यानी हर रोज नस्य जो दे सकते हैं, जैसे अणुतेल नस्य में दिनचर्या अध्याय में वर्णित है, वैसे हिसाब से ब्रूहण नस्य में अगर गोघृत या फिर कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, वो भी सोचना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी के हिसाब से, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, पेशेंट भी पूछते हैं, पेशेंट को भी बताना पड़ता है कि भाई हमें इम्यूनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा। हर बार च्यवनप्राश, अवलेह, बाकी की चीजें, वमन, विरेचन, ये तो होता रहेगा, लेकिन दिनचर्या अध्याय में जो जो उपक्रम वर्णित है, डेली करने वाले, डेली रेजिमेंट के हिसाब से जो करने वाले उपक्रम है, वो सभी चीजें आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ही उपयोग होती है। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आया है कि नस्य, जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, नस्य के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, या 2 ड्रॉप के बाहर सोचते नहीं है, तो उसके लिए हमें इम्यूनिटी के लिए नस्य के बारे में, स्वास्थ्य रक्षण के लिए सोचना पड़ेगा। मेद्य इफेक्ट, हर व्यक्ति में स्ट्रेस के हिसाब से मेद्य अगर कर्म प्रोड्यूस करना है, मेद्य के लिए डेफिनेटली हमें सोचना पड़ेगा। और कॉस्मेटिक इफेक्ट, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज, इसके हिसाब से भी स्वास्थ्य रक्षण के लिए नस्य सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, नस्य औषधि यूज्ड फॉर स्वास्थ्य रक्षण, कॉमनली जो मैंने यूज किया है या फिर आप लोग भी यूज करते होंगे, उसके हिसाब से अगर सोचे तो अणु तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल, गोघृत, कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल। वात पित्त कफ के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वात कफात्मक संप्राप्ति है या प्रकृति है, या उसके हिसाब से आपको व्याधि लग रही है, तो अणु तेल और ज्यादा यूजफुल होगा। पंचेंद्रिय वर्धन
तेल जो है वो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ और मैंने यूज किया है ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट में मैं यूज करता हूँ। व्याधि मैंने जैसे बताया व्याधि कौन सा भी हो, तो उसमें पंचेंद्रिय वर्धन तेल के 16 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल में अगर हम डालते हैं तो वो स्वास्थ्य रक्षण के लिए ज्यादा अच्छा काम करता है। गो ग्रोथ भी आप यूज कर सकते हैं पित्त प्रधान प्रकृति के लिए, या फिर जो डे टू डे बाहर ज्यादा घूमते हैं उनके लिए गोग्रोथ अच्छा काम होता है। कोकोनट ऑयल रिप्लेसमेंट ऑफ गोग्रोथ, या फिर आलमंड ऑयल। रोगन बादाम शिरिंज इसका भी यूज किया है, हमदर्द का जो मिलता है आलमंड ऑयल उसका भी अच्छा यूज होता है। उसका थोड़ा डोज कम करना पड़ता है, यानी 8-8 ड्रॉप्स भी उसमें अच्छा काम करता है। 16 ड्रॉप्स के बाद थोड़ा गले में खराश आनी शुरुआत होती है या फिर थ्रोट इरिटेशन दिखाई देता है, इसके लिए 8-8 ड्रॉप्स अगर हम डालते हैं तो आलमंड ऑयल अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, नस्य फॉर विकार प्रशमन, व्याधि प्रशमन के लिए जब भी यूज करना है तो ये डिसीज मैनेजमेंट के लिए शोधन शमन या ब्रोहन 3 हिसाब से हम काम कर सकते हैं एज पर नीड। मेन चिकित्सा या एडिशनल लाइन ऑफ चिकित्सा इसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि भाई ये मेन चिकित्सा होगी, 50% होगी, 100% होगी। जैसे बस्ती विकारों बस्ती हम चिकित्सा सोचते हैं कि हर एक पेशेंट में बस्ती दिया जाए या आधी चिकित्सा बस्ती की होनी चाहिए, वैसे ही हम लोग हमें नस्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की, हर एक वैद्य की, हर एक पंचकर्म तज्ञ की एक खूबी रहती है। उसके हिसाब से अगर हम नस्य सोचते हैं, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली सोचता हूँ कि नस्य ये सबसे अच्छा काम करने वाला ड्रग प्रोसेस है, तो नस्य एक एडिशनल के हिसाब से मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकती है, लेकिन डोज उसमें इंपॉर्टेंट है और पुनर्भव चिकित्सा के लिए यूज करता हूं मैं और उसके रिजल्ट भी है। नेक्स्ट, जो यूज किया है अभी तक प्रैक्टिकल अप्रोच से विकार प्रशमन के लिए, उसमें हेमिप्लेजिया या पक्षाघात, अर्दित ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, एडेजिव कैप्सुलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, रिपीट एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेस, टेंशन, हेडेक्स, अर्ली एजिंग साइंस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, अवबाहु, मन्यास्तंभ और कटिशूल। मन्यास्तंभ में टेक्सनेक सिंड्रोम जो है, जो जैसे कि लॉन्गर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, इसमें जो टेक्सनेक सिंड्रोम और अर्ली एज में जो पाया जाता है, उसमें पंचेंद्रिय वर्धन तेल का एक प्रोजेक्ट भी हुआ है और उसमें ऑलमोस्ट 60 पेशेंट में यंग एज 21 to 25 एज ग्रुप जो है, उसमें अगर हम लोग पंचेंद्रिय वर्धन 16 ड्रॉप्स ईच। नेक्स्ट, नस्य औषधि यूज्ड फॉर विकार प्रशमन, हेमिप्लेजिया, पक्षाघात, अर्दित ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में कार्पस सस्तेदी तेलम, धानवंतरम तेलम और क्षीरबला तेलम यूज किया है। एडेजिव कैप्सुलाइटिस में कार्पस सस्तेदी तैलम। नेक्स्ट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में कॉमनली यूज किया जाता है पंचेंद्रिय वर्धन तेल और कार्पस सस्तेदी तेल। वात पित्त प्रकृति में पंचेंद्रिय वर्धन तेल, वात कफात्मक प्रकृति में व्याधि अवस्था में कार्पस सस्तेदी तेल। दोनों में 16 ड्रॉप्स या 8-8 ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, रिपीट एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी बार बार जो एपिसोड्स आ रहे हैं फ्लू के, उनमें अपुनर्भव चिकित्सा हेतु अणु तेल या वचा तेल यूज किया जाता है। अणु तेल और वचा तेल का डोज यहाँ पे 8-8 ड्रॉप्स है ये। नेक्स्ट, स्ट्रेस और टेंशन हेडेक में पंचेंद्रिय वर्धन तेल अच्छा काम करता है। ब्राह्मी घृत भी अच्छा काम करता है, गोघृत, यष्टि घृत, कल्याण घृत, विष्णु तेल। इसमें विष्णु तेल और बृहत विष्णु तेल के अगर आप संप्राप्ति देखेंगे वैशज्य रत्नावली में, तो मज्जागत दोषों के लिए ये अच्छा काम करता है। नस्य, अभ्यंग और पान के लिए आया है वो, तो विष्णु तेल का आप नस्य जरूर यूज कीजिए, तो उसमें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। स्पेशली मैंने जब यूज किया है वो आईटी पीपल के लिए यूज किया है, कि जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और ज्यादा काम करते हैं और दिमाग में उनके वही चीज चलती रहती है, उनके लिए बृहत विष्णु तेल और विष्णु तेल
16 16 ड्रॉप्स का अच्छा काम करता है वो। नेक्स्ट, अर्ली एजिंग साइंस में अणु तेल, जो ऑलरेडी दिनचर्या अध्याय में वर्णित है, उसकी उधर फलश्रुति भी दिए है, उसमें वली पलित का नाश होना, ये भी चीजें उसमें बताइए। तो अर्ली एजिंग साइंस में अच्छा काम करता है। गोग्रुत अच्छा काम करता है, नित्य ग्रुत या इसके लिए कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल। क्रोनिक साइनोसाइटिस में वचा तेल और अणु तेल, उसमें वचा तेल की जो मात्रा है वो 8 से 12 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल में अच्छी काम करती है, लेकिन ये 14 दिनों के बाद बंद करके उसको अणु तेल में शिफ्ट करना और उसके बाद पंचेंद्रिय वर्धन तेल या गोग्रुत पे शिफ्ट करना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अवोबाहुक मन्यास्तंभ और कटिशूल में कार्पास अस्थेरी तेल और अणु तेल। कार्पास अस्थेरी तेल ज्यादा यूज होता है, अगर नहीं अवेलेबल है तो अणु तेल यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। खालित्य और पालित्य में भृंग अमलकारी तेल, जो अभ्यंगन नस्य के लिए आया है सहस्त्र योग में, उसका अभ्यंग भी करना है खालित्य और पालित्य में, और उसका नस्य भी करना है। अल्टरनेटली पंचेंद्रिय वर्धन तेल और क्षीरबला तेल भी यूज कर सकते हैं पित्त प्रधान प्रकृति में। नेक्स्ट, ये नस्य के फल है, नस्य की फलश्रुति बताइए। उसमें इंद्रियाणाम च वैमल्यम कुर्यात अस्यम सुगंधिम च, हनुदंत शिरोग्रीवात त्रिक बाहु उरसाम बलम, वलिपलित खालित्यम व्यंगानाम च अपि संभव। ये जो सभी चीजें हैं ये प्रोफाइलैक्टिक या फिर स्वास्थ्य रक्षण के लिए हेतु बताए हैं। स्वास्थ्य रक्षण में ये सब चीजें अगर आप डेली नस्य करते हैं तो उसका फायदा होगा। अगर आप व्याधि के हिसाब से भी करते हो तब भी आपको कुछ दिनों के बाद ये सभी लक्षण या फिर ये फलश्रुति आपको दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट, ये नस्यशील व्यक्ति है, अष्टांग हृदय में जो बोला है उसमें मुख प्रसन्न उपचितम सुर स्निग्धा स्थिरो महान सर्वेन्द्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति चाधिकम। ये सभी चीजें कपिलाहा केशाहा श्मश्रुनि, ये सभी जो चीजें हैं कि यानी खालित्य पालित में यूज होती है उसके हिसाब से बताई गई है। नेक्स्ट, हाँ, क्योर फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड ईएनटी डिसऑर्डर में चरक में जो बोला है मन्यास्तंभा शिरशूलम अर्दितम हनुसंग्रह पीनसा अर्धाव भेदको शिरक कंपस्ट सामने थी। इसमें ये जो चीजें है ना, ये चीज नस्य के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट या व्याधि विकार प्रशमन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मन्यास्तंभ का उल्लेख जो आया है ना उसके हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो मैंने जैसे बोला कि पंचेंद्रिय वर्धन तेल या कार्पासस्तरी तेल ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। बाकी तो पहले है स्निग्ध स्वर वगैरह ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इन शॉर्ट, 2 मिनट में हम खत्म करते हैं। इन शॉर्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लीस्ट एक्सपेंसिव शोधन है ये, यानी इसमें कम से कम खर्चा होने वाला पेशेंट का और आपका भी है एज अ वैद्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नस्य इज ऑफन कॉल्ड द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ द पंचकर्मा थेरेपीज फॉर सेवरल रीजंस। लो मेडिसिनल वैल्यू, कम से कम डोज या फिर वमन वैरेचन या बस्ती के हिसाब से हम सोचेंगे तो लो मेडिसिन वॉल्यूम है। मिनिमल इक्विपमेंट है, कम से कम इक्विपमेंट या कम से कम सेटअप में हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेटअप की जरूरी नहीं है। टाइम इफिशियंसी है, 15 to 30 मिनट्स ओपीडी बेसिस पे या आईपीडी पे कर सकते हैं, पेशेंट घर पे भी कर सकता है। हाईली बेनिफिशियल इफ प्रॉपरली एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, मल्टी फैसेटेड यूटिलिटी है, जैसे कि प्रिवेंटिव है, प्रतिमर्शन नस्य फॉर डेली रेजिमन, डेली हाइजीन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। क्यूरेटिव है, कॉस्मेटिक पर्पज है, साइकोलॉजिकल है, प्राण दोष पे काम करने वाला, टू ट्रीट द एंजाइटी डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस या व्यापद, यानी नस्य कर्म है और नस्य के व्यापद नहीं होंगे ऐसे नहीं है। नस्य के 2 प्रकार के व्यापद ग्रंथ में बताए गए हैं। सबसे जो व्यापद है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन वो व्यापद नहीं होनी चाहिए, इसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा या उसके हिसाब से हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो निग्लिजेंस अवॉइड करके पूर्व कर्म प्रधान कर्म पश्चात कर्म के हिसाब से जो जो प्रोसीजर बताई है ग्रंथ में, उसमें मैंने जैसे बोला कि प्रविलंबित शिर से है, शिर है या स्नेहन स्वेदन देना है या कवल गंडूश करना है, ये सभी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशन, अगर गले में जा रहा है तो उसको थ्रो आउट करना है।
या फिर उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज या सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जब पेशेंट घर पे करते हैं, प्रैक्टिकली वो देखी जाती है कि पेशेंट 2 3 4 दिन के बाद ऐसे बोलता है कि सर नस तो कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन गला खराब हुआ है। तो उसमें कवल गंडूज ये चीज है ना, बहुत बार लोग भूल जाते हैं या फिर थ्रो आउट करना भूल जाते हैं। तो ये तो एस्पिरेशन या फिर इरिटेशन जो होता है, थ्रोट इरिटेशन, उसके हिसाब से भी पश्चात कर्म ज्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। कि भाई उनको डेफिनेटली बताइए कि आप नस से अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कवल और गंडूश ये डेफिनेटली करना है, आपको थ्रो आउट करना है। बहुत बार पेशेंट भूल जाता है या फिर पेशेंट को पता नहीं चलता, 3 4 5 दिन के बाद वो पेशेंट नस से बंद कर देता है या फिर फोन करता है या फिर हमें प्रॉब्लम बताता है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, नस से हमने बंद कर दिया। तो उसको उसको फिर से मोटिवेट करके, उसके बारे में उसको अवगत करके, उसको एजुकेट करके कवल गंडूश या फिर जो गले में ऑयल आया है उसको थ्रो आउट करने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये फाइनल स्लाइड है। नस्य इज अ हाई पोटेंट लो कॉस्ट इंटरवेंशन है। इट रिप्रेजेंट्स सर्जिकल प्रिसीजन ऑफ आयुर्वेदा, डिलीवरिंग पोटेंट मेडिसिन डायरेक्टली टू द ब्रेन्स गेटवे. However, its simplicity should not lead to carelessness. The physician must strictly adhere to the Purva Pradhan Paschat protocol to avoid व्यापद and ensure सम्यक योग. अंत में मैं एक लास्टली यही बोलना चाहूंगा कि नस्य के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है कि यार नस्य या डेली रेजिमेंट में हम लोग यूज नहीं करते, पेशेंट को भी बताते नहीं है। तो आज से मेरे हिसाब से इस लेक्चर का फायदा इतना अच्छा हो सकता है कि आप हर एक पेशेंट को हर एक व्याधि में हर एक कंडीशन में दोषों के अवस्थानुसार या फिर उस व्यक्ति के अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार साधन जो उपलब्ध होगा नस्य के हिसाब से, तो आप शुरू कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिंपल प्रॉब्लम्स हो गए तो उसको पेशेंट को एजुकेट करके नस्य करने के लिए प्रवृत्त कीजिए। तो दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल द कम्युनिटी। अगर हम आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं कि आयुर्वेद प्रोपोगेट करना है, आयुर्वेद के हिसाब से लोगों में समाज में जाना चाहिए, तो हमें नस्य के बारे में डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि नस्य ये हमारा शस्त्र है। और नस्य में बाद में वही चीजें किसी ने अडॉप्ट कर ली तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते। जैसे ऑलरेडी ऑयल पुलिंग का चल रहा है, बाकी की चीजों का चल रहा है, तो नस्य ये हमारा शस्त्र है। उसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, इम्यूनिटी के हिसाब से डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा और पेशेंट को भी ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सब कीजिए ऐसी मेरी विनती है। थैंक यू। Thank you, sir. Now we are moving to our question answer session. So first question is, which nasya to be used in Avabahuk? सर इट इज कार्पस अस्त्यादि तैलम और पंचेंद्रिय वर्धन तेल। जो Okay, मैंने यूज किया है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने हर एक साधन या हर एक औषधि नहीं यूज की है। okay, sir. लेकिन Thank you. कार्पस अस्त्यादि तेल ज्यादा अच्छा काम करता है, षडबिंदु तेल भी अच्छा काम करता है। दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. So next question is, which nasya to be used in Anidra? इन विच कंडीशन सर? Sir, which nasya to be used in Anidra? ओके, उसमें सर सबसे अच्छा काम करता है गोग्रुत या आलमंड ऑयल। Okay, okay, sir. Thank you, sir. So next question, in sinusitis, which nasya to be used? अणु तेल और वचा तेल। Okay, बट thank you, sir. इट इज टू बी यूज्ड इन मोस्टली क्रोनिक साइनोसाइटिस। अगर आप नव प्रतिशय के बारे में सोच रहे हैं तो नव प्रतिशय में आपको धूमपान या फिर मापन नस्य देना पड़ेगा या चूर्ण नस्य देना पड़ेगा, उसमें आपको वचा चूर्ण ज्यादा यूजफुल रहेगा। Thank you, sir. So next question is, can nasya be administered without Vaman Virechan, that is, without Sharir Shodhan, can we administer nasya? ये तो दिनचर्या में उल्लेख है, ऋतुचर्या में भी उल्लेख है। तो उसमें हर बार वमन विरेचन की ये प्रतिमर्शन नस्य तो हम नित्य दे सकते हैं, व्याधियों में भी दे सकते हैं। अगर दोष की मध्यम बल दोषावस्था है या अल्प बल दोषावस्था है तो उसमें हम नस्य दे सकते हैं। Okay, thank you, sir. Next question is, can we give nasya with basti?
हाँ, काल थोड़ा अलग रख सकते हैं, लेकिन दे सकते हैं। Thank you, sir. In active hair fall, Nasya is good or not? If yes, which Nasya can we do in active hair fall? नहीं, इसमें हमने जो यूज किया है वो भृंग आमलकादी नस्य यूज किया है और गोग्रुत यूज किया है, क्योंकि हेयर फॉल में ज्यादा से ज्यादा अगर रुग्ण में पित्त प्रकृति दिखाई देती है तो पित्त प्रधान अवस्था रहती है, उसमें खालित्य भी रहता है और पालित्य भी रहता है, तो उसमें भृंग आमलकादी जो पित्त शमन करने वाला नस्य है या गोग्रुत, ये दोनों यूज किया है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% है, लेकिन अप टू 70% यू कैन अचीव द टारगेट। Okay, thank you, sir. So next question is Vishnu oil of which company can we use? बैद्यनाथ Vishnu, का आता है बृहत विष्णु yes. तेल या विष्णु तेल, तो आप यूज कर सकते हैं। Thank you, sir. Sir, next question is can we do Nasya and Shirodhara together on the same day? हाँ, काल अलग रखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। Okay. So next question is Shirodhara, Shirobasti, can we do together? शिरोधारा शिरोबस्ती। Means can we do Nasya with Shirodhara and Shirobasti? नहीं, वो काल अलग है, काल अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Okay. लेकिन उसमें ऐसी चीज है कि आपको स्वेदन का यूज अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो शिरोगौरव ये लक्षण ज्यादा दिखाई देता है। Okay. Thank you, sir. So next question is Nasya is contraindicated in after Datta Basti, that is after Basti. Sir, can we elaborate why and during menses can we do the Nasya? प्रतिमर्शन से अगर आजन्म प्रशस्त बताया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो तो शरीर की एक प्रक्रिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। And what about sir Datta Basti? After giving Basti, can we वो perform निरो Nasya? हाँ, निरोबस्ती के बाद के बारे में बोला है, लेकिन उसमें जो काल बताए हैं कि अजीर्ण या गर्भिणी में या फिर निरोबस्ती के बाद देना नहीं चाहिए, लेकिन आप अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती के बाद दे सकते हैं। Okay, sir. So next question is Garbhini is contraindicated for Nasya. Complications. What can be the reasons for these complications according to Ayurveda? नहीं, गर्भिणी के बारे में हमने ज्यादा सोचा नहीं है और किया भी नहीं है, तो ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। Okay. Thank you, sir. Here we end with our question answer session. Next, please. Now it is time to introduce our today's chairperson, Dr. Ritu Wadhwa, madam. She is a senior Ayurveda academician and Panchakarma specialist. Madam has received gold medalist in BAMS. Madam has done MD and PhD in Ayurveda. Madam has more than 23 years of teaching and clinical experience in Ayurveda. Currently, Madam is professor and head of the department in Panchakarma department at Dr. D.Y. Patil School of Ayurveda, Nerul, Navi Mumbai. Madam is the author of 3 books and 30 plus research articles. Madam has served as a speaker at various national international seminars, webinars, and workshops. As a special recognition, Madam has achieved gold medal in BMS. Now I request please put insights on this topic. Over to you, Madam. Good afternoon, everyone. Congratulations to Gurukul Global Academy for successfully conducting this 6 days web lecture series on different topic related to Panchakarma. We look forward to such meaningful academic interactions in the future also. Thanks to Dr. Datta Bapdekar sir for inviting me as chairperson. It's my privilege to share my thoughts. We have just listened a very insightful lecture on Nasya Karma delivered by Dr. Prasad sir. We know Nasya is one of the most important therapeutic procedure as said in Ashtanga Hridaya, Nasa hi Shirsho Dwaram, ten tad vyapyam hanti tan. Nose is the gateway to the head. Hence, Nasya Karma becomes the direct therapeutic pathway to influence the brain, sensory organ, and entire cranial region. Regarding today's session, Sir has beautifully explained all relevant points related to Nasya therapy, such as its type, indication, Shirovirechni drugs, and Trividha Karma of Nasya, like pre-procedure, main procedure, and post-procedure, along with the complication and its management of Nasya Karma. Rightly said by the sir today that when Nasya
procedure performed with proper indication, with appropriate medicine, with a proper dose and correct technique, it becomes a powerful therapy to manage not only Urdu Jatrugat Vyadhi, but other problems also like hormonal imbalance, and it is very useful in Punsavan Sanskar also. What made this lecture particularly valuable was the way sir has discussed the clinical utility of different type of nasya and dose fixation. That was very important point ki, whether this bindu is equal to how many ml, means like sir has explained 2 bindu is equal to 1 ml. That is always remembering point it is. And one more thing, that is sir has explained beautifully disease specific oils, and I hope this will really help our students in the future for their practice. And thanks for this academically rich and clinically relevant lecture. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Next, please. As we all know, today is our last day, 6th day. We have completed our 6 days free webinar on Panchakarma. These all 6 lectures will be soon uploaded on our YouTube channel, that is the Gurukul Global Academy. We have our WhatsApp group where the feedback form will be shortly given. You have to fill the feedback form, and in next 10 days, your certificate will be emailed. Next, please. Here we announce the online course on Essential Panchakarma. That is a 3 months online course that is thrice weekly, and this is online mode, which will be language would be Hindi and English. I request everyone kindly participate. Next, please. We have also 1 month online course on research methodology and biostatistics for specifically Ayurveda MD first year students. This is starting from 1st April. If you have any queries, kindly WhatsApp us on 9969119134. Next, please. Now we are moving to our vote of thanks. As we come to the end of today's insightful session, it is time to express our heartfelt gratitude to everyone who made this event meaningful and successful. First and foremost, I would like to extend our sincere thanks to our esteemed guest speaker, Dr. Prasad Kulkarni, sir. Here I would also like to mention our 6 days, 6 lecture guest speakers. That is on 16th March, Dr. Ravi Bhushan Sonawne, sir, explained on woman. On 17th March, Dr. Amit Chavan, sir, explained on Virechan. On 18th March, Dr. Rajiv Tarpe, sir, explained about Basti. On 19th March, Dr. Datta Bapardekar explained about Rakta Mokshan. On 20th March, Dr. Atul Pawar, sir, explained about anti-diabetic medications and Panchakarma. And today, 21st March, Dr. Prasad Kulkarni, sir, explained all about Nasya. I would also like to express our deep appreciation to our respected chairperson, Dr. Ritu Wadhwa madam, for her gracious presence in all 6 days with her guidance and constant support. Madam, your encouragement and leadership continue to inspire all of us in the field of Ayurveda. A big thank you to Dr. Bhalchandra Mahamuni, sir, and Dr. Viraj, sir, for organizing this wonderful 6 days webinar. I am thankful to our technical support, Mr. Yash and Mr. Ayush. To all our participants, thank you for your active participation, keen interest, and engagement throughout the 6 days session. Your enthusiasm made this session even more interactive and impactful. We hope today's session has added value to your knowledge and will help you in your academic and clinical journey. Do join us for upcoming sessions in this webinar series and our future plans, where we will continue to explore more important aspects of Panchakarma. With this, we conclude our today's session. Thank you once again to everyone. Stay safe, stay healthy, and keep learning. Have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you from the Gurukul Global Academy.